से जानते थे। मालदा का आम कौन नहीं जानता, और मालदा का आम किसको प्रिय नहीं लगता। यह सारा इलाका मालदा आम की दृष्टि से जाना जाता था। लेकिन ममता जी के राज में मालदा ने एक नया अर्थ ले लिया। मालदा एक नए तरीके से देखा जाने लगा, और ममता जी के कुशासन के कारण यह मालदा हर तरीके से बम बनाने की फैक्ट्री के रूप में जाने लगा। नकली नोटों के छापने की दृष्टि से जाना जाने लगा, और यह मालदा जो अच्छे नाम से जाना जाता था, उसको ममता जी के कुशासन में एक तरीके से बम बनाने वाली फैक्ट्री, तस्करी, और तस्करी के साथ साथ नकली नोट छापने वाला स्थान बन गया। मित्रों, हमको यह मालदा को बदलना है। यह मालदा उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल को जोड़ने वाला जिला है। हमें मालूम है कि इसके उन्नयन से बंगाल का कितना विकास होने वाला है, और हर दृष्टि से इसको आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। लेकिन कुशासन के कारण और ममता जी के कुशासन के कारण जो इसका विस्तार होना चाहिए था, जो इसका विकास होना चाहिए था, जो इसकी सड़कें बननी चाहिए थी, जो यहां पर रोजगार के साधन बनने चाहिए थे, और जिस तरीके से इस क्षेत्र का उन्नयन होना चाहिए था, वह वंचित रह गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह जो चुनाव है, यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का ही नहीं है। यह चुनाव मालदा और बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला चुनाव है। यह बंगाल के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला चुनाव है, और यह चुनाव विकास की नई कहानी लिखने वाला चुनाव है। और उसमें मालदा भी, उसको भी सोनार बंगाल बनाना है, उसमें भी असोल परिवर्तन लाना है। और यह असोल परिवर्तन लाने के लिए आप सब लोगों को, वहां से गोपाल चंद्र साहा जी को चुनाव में जिता करके भेजना है, इसकी हमको चिंता करनी होगी। मित्रों, हम जानते हैं कि किस तरीके से तानाशाही, तुष्टीकरण, तोलाबाजी, इस संस्कृति से को नकारना है, और इस संस्कृति को नकार करके नए विकास की कहानी लिखनी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मालदा की जनता भी इसमें आगे बढ़कर इस काम को पूरा करेगी। ये मेरा पूरा विश्वास है, मैं कहना चाहता हूं। दीदी ने अपने तरफ से चुनाव हार मान ली है। अब बौखलाहट आ गई है, अब बौखला गई है, और टीएमसी के गुंडे हर तरीके से लोगों को डराने और धमकाने का काम पकड़ लिया है। अब मालदा की बात ले लीजिए। गोपाल चंद्र साहा जी पर जिस तरीके से जान लेने वाला अटैक हुआ है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मालदा की जनता को यह अवसर है कि वह फिर से बुलेट को बैलेट से परिवर्तन कर दे और गोपाल चंद्र साहा जी को वहां से जिता करके भेजे। इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और मैं बोलना चाहता हूं दीदी को, जितनी कोशिश कर लो, बंगाल की जनता डरने वाली नहीं है। बंगाल की जनता आगे बढ़ेगी, और बंगाल की जनता परिवर्तन लाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं। दीदी का अहंकार, दीदी की बौखलाहट, इसका जवाब देने का तरीका एक ही है। बुलेट का जवाब बैलेट से दिया जाएगा, ईवीएम की मशीन से दिया जाएगा। इसके लिए हमको काम करना है। दीदी आजकल भ्रम फैला रही हैं, तरह तरह के गलत प्रपंच करके प्रोपेगेंडा कर रही हैं। आजकल कहती हैं कि वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन की कमी है। अरे दीदी, आप अपने वैक्सीनेशन के आंकड़े देखो। हर दिन नए नए आंकड़े आ रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं बंगाल में। ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं अगर वैक्सीन नहीं है तो? लेकिन भ्रम फैलाना, लोगों को गुमराह करना, लोगों में पैनिक क्रिएट करना, यही आता है। और मैं पूछना चाहता हूं, और मेरे साथ बंगाल की जनता पूछना चाह रही है दीदी से,
कि आखिर जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाते हैं तो आपका अहम जाग जाता है और बंगाल के लोगों के विकास के बीच में रोड़ा बन करके खड़ा हो जाता है, तब आप क्यों नहीं बैठक में जाती हैं? पिछले 17 मार्च को सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी वैक्सीनेशन के लिए कि कैसे कैसे रोल आउट किया जाएगा, कैसे वैक्सीनेशन दिया जाएगा, किस तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन मिलेगा। आप उस बैठक से नदारद थी, आपने उस बैठक को अटेंड नहीं किया और आज बोल रही हैं कि वैक्सीन नहीं मिल रही है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। ममता जी, ये आपका अहंकार है जो बंगाल के विकास में रोड़ा बन करके खड़ा हो गया है और 2 मई को ये हट जाएगा और बंगाल की जनता विकास की ओर चल पड़ेगी। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर मैं बात करूं, पीछे शुक्रवार को प्रधानमंत्री जी ने 26,000 करोड़ रुपए की लागत लगाकर 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं देने का निर्णय किया है। मैं चाहूंगा कि इस विपरीत परिस्थिति में जब सारा देश कोविड से लड़ रहा है, जब कोरोना के संक्रमण से लड़ रहा है, तो हमारे कार्यकर्ता मिल करके यह अनाज गरीबों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। देश के 80 करोड़ लोगों के लिए 5 किलो अनाज की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने की है 26,000 करोड़ रुपए खर्च करके। लेकिन मुझे याद है कि पिछली बार जब कोरोना के लिए यह पैसा दिया गया था तो उस समय टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडे उन्होंने होर्डिंग की थी, उनके घरों में चावल मिला था और इसीलिए चुनाव में चौल चोर के जब बोलते हैं तो उत्तर आता है टीएमसी टीएमसी टीएमसी। ये चौल चोर के को भी जवाब देने की आवश्यकता है। मई और जून महीने में हमारी सरकार होगी, हमें बांटना है वो अनाज और गरीबों तक पहुंचाना है, इसकी हमको व्यवस्था करनी है। ऑक्सीजन सही समय पर पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इंपोर्ट के सारे कस्टम्स हटा दिए हैं। जो कोरोना की वैक्सीन की दृष्टि से जो भी दवाई आएगी वो सारी दवाइयों के लिए कस्टम्स के इंपोर्ट कस्टम्स जो है वो ड्यूटी हटा दी गई है। इंडियन एयरफोर्स को कहा गया है कि वो सिंगापुर से लिफ्ट करे और लेकर के ऑक्सीजन भारत में पहुंचाए। इतना ही नहीं, हमारी लगभग 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटिंग मशीन जर्मनी से इंपोर्ट की जा रही है ताकि ऑक्सीजन की कोई कमी न रहे। इस बात को हम लोग ध्यान में लेकर के काम कर रहे हैं। पीएम केयर फंड में पिछले साल भी और इस साल भी लोगों को वेंटिलेटर मुहैया कराना, लोगों की व्यवस्था करना, लोगों को टॉप क्लास की टेस्टिंग फैसिलिटी देना। कलकत्ता में जो टेस्टिंग लेबोरेटरी पिछले साल बनाई गई है वो प्रतिदिन 3,000 सैंपल्स को सर्वे की टेस्टिंग करती है और यह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाई लेवल की स्टेट ऑफ आर्ट की एक टेस्टिंग लेबोरेटरी यहां पर भी इस्टेब्लिश की, उसको हम ध्यान में रख रहे हैं और वो उसका हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे बंगाल की जनता को राहत मिल रहा है। और आज पिछले साल जहां कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, आज टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ करके तैयार है और इसलिए लोगों का पता भी चल रहा है और उनका इलाज भी शुरू हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, यह चुनाव का 6ठा फेज समाप्त हो गया है। आज 7वां और 8वां फेज का भी, जिसे हम कहते हैं कि 8वें फेज का, आज शाम तक प्रचार बंद हो जाएगा। यह जो प्रचार चल रहा था इसमें ममता जी ने लोगों को, बंगाल की जनता को भ्रमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर तरीके के हथकंडे अपनाए गए, बाहरी भीतरी संस्कृति, हर तरीके से कोशिश की गई कि लोगों को बरगलाया जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं बंगाल की जनता को जिन्होंने ममता जी की एक नहीं सुनी और सारी बातों को नकार दिया और उसको आगे खड़ा किया गया। ममता जी बाहरी भीतरी की बात करती हैं। कौन सा बाहरी भीतरी? हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम भारतीय जनसंघ के लोग, हम वो लोग हैं जिसने सुभाष चंद्र बोस की आवाज को देश के हर कोने तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम वो लोग हैं जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान का नारा लगाया था। उनकी बात को नीचे तक पहुंचाने में और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने धारा 370 को धाराशाही करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात को
एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान पहुंचाया है, इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए बाहरी तो आप हुए, भीतरी तो हम हुए। हम हैं भीतरी, जो बंगाल की आवाज को सारे देश तक पहुंचाया है, उसकी संस्कृति को पहुंचाया है। आप बंगाली भाषा, आप बंगाली संस्कृति की बात कर रहे हैं, आप बंगाली भाषा की बात कर रहे हैं। ममता जी, मोदी जी ने कहा कि बंगाल की भाषा कितनी सुंदर है, कितनी मीठी है, कितनी अच्छी है। लेकिन ममता जी, जो आपने चुनाव में भाषण दिए हैं, वो बंगाल की भाषा है क्या? वो बंगाल की संस्कृति है क्या? आपने प्रधानमंत्री जी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया, वो बंगाल की संस्कृति है क्या? आपने गृह मंत्री के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया, वो बंगाल की संस्कृति है क्या? और आपने मेरे नाम के आगे तो अलंकारों की झड़ी लगा दी, अलंकारों की झड़ी लगा दी। यह है बंगाल की संस्कृति। यह बंगाल बोलते हैं। बंगाल की संस्कृति की रक्षा हमने की है। हम हैं जो सभ्य भाषा में सारी बात कहने की ताकत रखते हैं और बंगाल की संस्कृति की इज्जत करते हैं। यह हमको समझना चाहिए। आपने तो मां, माटी, मानुष, इस बात को कहा और क्या किया? मां, माटी और मानुष का माता। अगर माता की बात करें, ये शोभा मजुमदार, ये बंगाल की मां नहीं थी क्या? ये शोभा मजुमदार जी, मजुमदार जो 80 वर्ष की बूढ़ी महिला, जिसने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, यह है बंगाल की मां, जिसको हमको समझना चाहिए। 140 कार्यकर्ताओं, उनकी माओं की गोद सूनी हो गई। वो कहां आप गए उस समय? आपने कभी एक शब्द बोला उस पर? बहनों के भाई चले गए, भाइयों से बिछड़ना पड़ गया, तब कहां थी? और आज आप बोलती मैं बंगाल की दीदी हूं, मैं बंगाल की बेटी हूं। कैसी बंगाल की बेटी हैं? और आपको मालूम है, सबसे ज्यादा रेप केसेस बंगाल में है। सबसे ज्यादा अनरिपोर्टेड रेप केसेस बंगाल में, सबसे ज्यादा मर्डर्स और अनरिपोर्टेड मर्डर्स बंगाल में, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस बंगाल में। 35% बंगाल में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया। कहां बंगाल की बेटी और बंगाल की दीदी ने कहां बंगाल की महिलाओं की चिंता की है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 2 तारीख के बाद सरकार हमारी होगी, कानून का राज होगा और महिलाओं की सुरक्षा होगी। यह हमको समझना चाहिए। सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक भी रेप केस पकड़ा नहीं गया है, एक भी रेप केस को समाधान नहीं किया गया है, एक भी रेप केस में जो गुंडे थे, जो बदमाश थे, जो दोषी थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और आप बोलती हैं कि मैं बंगाल की बेटी हूं, आप बोलती हैं कि मैंने बंगाल के लोगों की चिंता की है। अरे बंगाल की चिंता तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। सारे देश में 11 करोड़ इज्जत घर बनाए, टॉयलेट्स बनाए, शौचालय बनाए, और बंगाल में भी 1 करोड़ 14 लाख टॉयलेट्स बने हैं। इसका मतलब बंगाल की क्या स्थिति थी? बंगाल की स्थिति यह थी कि 1 करोड़ 14 लाख बहनें हमारी अपने दैनिक जीवन के कार्य के लिए सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद घर से निकला करती थी। ये उनकी इज्जत की स्थिति थी। मोदी जी ने 1 करोड़ 14 लाख इज्जत घर बना करके महिलाओं का सशक्तिकरण किया और महिलाओं को इज्जत दी है। बंगाल की महिलाओं को इज्जत दी है, यह हमको समझना चाहिए। आप उज्ज्वला योजना ले लीजिए, 8 करोड़ लोगों को गैस के सिलेंडर दिए गए और 78 लाख यहां बंगाल में दिए गए। ये कितना बड़ा उनके सशक्तिकरण हुआ है, उसकी हमको बात समझनी चाहिए। और आयुष्मान भारत, मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए मैं उनका स्वास्थ्य मंत्री था। मैंने 50 करोड़ लोगों को मोदी जी के आशीर्वाद से 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर प्रति वर्ष देने का तय किया था और यही सुविधा हमने बंगाल को भी दी थी। यहां पर 1 करोड़ 6 लाख परिवार और 4 करोड़ 67 लाख लोग, उनको मैंने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया था। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने चिट्ठियां भिजवाई, ममता जी ने वो चिट्ठियां पोस्ट ऑफिस में फड़वा दी, वापस कर दी और उनका अहम उन 4 करोड़ 67 लाख लोगों के बीच में खड़ा हो गया। उन्होंने वो सुविधा नहीं लेने दी है। मित्रों, 2 तारीख का इंतजार करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी
और पहले कैबिनेट में 4,67,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत दे दिया जाएगा, इसकी हम चिंता करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, तो 6,000 रुपए साल का मोदी जी दे रहे थे। ममता जी होबे ना होबे ना होबे ना, वो खड़ी हो गई बीच में, उनका अहम आ गया और उन्होंने नहीं लेने दिया। अब 2 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, पिछले 3 साल का बकाया 18,000 रुपए भी किसानों को मिलेगा और प्रति वर्ष 4,000 जोड़ करके 10,000 किसानों को मिलेगा। 10,000 और कितने किसान को मिलेगा? 76 लाख किसानों तक हम ये पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 4,000 रुपए हम उनको भी देंगे जो लैंडलेस किसान हैं, और इसी तरीके से हम 3,000 रुपए पेंशन भी देंगे गरीब लोगों के लिए, इसकी भी हम चिंता करेंगे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, ममता जी जिस केंद्र सरकार में मंत्री थी, उसने बंगाल के विकास के लिए 1,00,000 करोड़ 1,00,000 करोड़ और 32 पॉइंट ये उन्होंने पैसे दिए थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी की बनी तो 4.48 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने बंगाल के विकास के लिए दिए। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है, लेकिन अभी सिंगल इंजन की सरकार है। आपने 2 तारीख को इसको डबल इंजन की सरकार कर देनी है, बीच में से रोड़ा हटा देना है और विकास की कहानी का नया श्री गणेश होगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी लगभग 53 रेलवे के प्रोजेक्ट्स के लिए 48,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उस पर काम चल पड़ा है, तेजी से काम चल पड़ा है। अगर मैं बात करूं सोलार पावर सेंटर्स, तो हावड़ा में, मधुग्राम में और साथ ही साथ हमारे न्यू टाउन में, तीनों को सोलार सेंटर्स बना दिए गए हैं और उसके लिए काम चल पड़ा है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 7 फरवरी को जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो उस समय उन्होंने 4,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे, और जब 22 फरवरी को आए तो 3,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स उन्होंने सैंक्शन किए, जो लोगों को विकास के लिए मिले हैं और जिससे विकास होने का काम चला है। मित्रों, 675 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बन रही है जो कलकत्ता से सिलीगुड़ी तक जोड़ेगी। 25,000 करोड़ रुपए इस साल प्रधानमंत्री जी ने इस काम के लिए रखा है। ईस्ट कोस्ट को जोड़ने के लिए खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा के लिए, उसके लिए अलग से सैंक्शन किया गया है। और उसी तरीके से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए भूसावल से लेकर के खड़गपुर और दानकुनी तक, इसके लिए भी अलग से पैसा रखा गया है और इसका विकास का काम चल पड़ा है। पेतुआ घाट में फिशिंग हार्बर बन रहा है, उसका भी काम तीव्र गति से चल रहा है। और उत्तर बंगाल में हमारे चाय के बागानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए वहां के महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए रखा गया है। इस तरीके से काम चल रहा है। हेल्थ केयर की दृष्टि से यह तय हुआ है कि महिलाओं का स्वास्थ्य की चिंता मुफ्त की जाएगी। ये तय हुआ है कि महिलाओं को ट्रांसपोर्टेशन फ्री होगी, मुफ्त में की जाएगी। और युवाओं के लिए ये तय हुआ है कि 10,000 युवाओं को 25 लाख रुपए का सपोर्ट देकर के उनका स्टार्टअप्स खड़ा किया जाएगा। और इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस ट्रेनिंग स्किलिंग सेंटर हर ब्लॉक में खड़ा किया जाएगा ताकि लोगों का स्किलिंग हो सके। इस तरीके का काम चलेगा। 500 करोड़ रुपए पोटैटो इंसेंटिव्स के लिए रखा गया है और यह मालदा के लिए विशेष करके काम आने वाला है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और कोल्ड स्टोरेजेस बनाना, बाकी सब चीज़ें करना, उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, हम लोगों ने राजवंशी टूरिस्ट सर्किट के दृष्टि से सभी मंदिरों को जोड़ते हुए एक इसकी भी वृहत योजना बनाई है। उसी तरीके से नारायणी सेना बटालियन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होगी वो भी शुरू की जाएगी। उसी तरीके से 5 करोड़ रुपए का कैश प्राइज रखा जाएगा जो कि हमारे रीजनल फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए काम आएगा। इस तरीके से बंगाल के किसानों की चिंता, बंगाल की संस्कृति की चिंता, बंगाल के युवाओं की चिंता, बंगाल की महिलाओं की चिंता, इसके लिए हर तरीके से कार्यक्रम होगा और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, जहाँ तक मालदा का सवाल है, मैं कई बार मालदा आया हूँ, घूमा हूँ। आपके यहाँ सड़कों का बुरा हाल है, सड़कें कोलैप्स कर रही हैं, कोई विकास का काम नहीं चल रहा है और विकास की जगह जहां होती है वहां टोलाबाजी होती है, कटमनी होता है। विकास के बीच में ठेकेदारों का कंस्ट्रक्शन सिंडिकेट है। यहां बालू चोर, यहां पर कोयला चोरी, यहां पर सिंडिकेट राज,
हर तरीके से लोगों को, जिसे हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार से ही सामना करना पड़ता है, लेकिन 2 तारीख के बाद ये भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त बंगाल बनेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। सब में शांति आएगी, सबका विकास का कारण बनेगा, और ये सड़कों की हम चिंता करेंगे, रोजगार के साधन की हम चिंता करेंगे, किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज की चिंता करेंगे, किसानों के लिए वेयर हाउसेस की चिंता करेंगे, किसानों के लिए वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। अब मालदा में आम होता है और आम के लिए कोई भी वैल्यू एडिशन का कोई काम नहीं होता वहां पर, और कोई कोल्ड स्टोरेज का भी काम नहीं होता। हम इसकी तस्वीर बदलेंगे, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, एक बात बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है मुझे कि टीएमसी एंटी दलित भी हो गई। अभी एक नेत्री ने बयान दिया था टीएमसी के, और उसने दलितों के लिए बहुत गलत शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन ममता जी ने एक शब्द भी निंदा में नहीं कहा, और ममता जी के सहयोगी दलों ने भी नहीं कहा। ये बताता है कि इनके दलित के प्रति देखने का नजरिया क्या है। ये हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। और इनको समर्थन देने वाले कौन है? कोई फलाना आर्मी, कोई फलाना सेना, कोई फलानी सेना, कोई दलित सेना। कहां रह गए ये सारे दलित सेना वाले? एक वाक्य नहीं निकला, एक निंदा का प्रस्ताव नहीं दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने निंदा भी की है, और दलितों को मुख्य धारा में लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये बात हमको समझनी चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे गोपाल चंद्र साहा जी जो कैंडिडेट हैं, उनको गोली मारी गई, उनके जीवन की लीला को समाप्त करने की कोशिश की गई। ये तो भगवान का शुक्र है, आज वो जीवन के साथ लड़ रहे हैं। भगवान उनको शक्ति दे, वो लड़ करके वापस आए और फिर से लोगों की सेवा में जुटे। और मेरा पूरा विश्वास है कि वो जुटेंगे, आपका आशीर्वाद मिलेगा। ईवीएम पर आपने उंगली दबानी है, कमल खिलाना है। गोपाल चंद्र साहा जी को फिर से हमने एमएलए बनाना है, इसके लिए हमको काम करना होगा। जमीन के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बंगाल की और मालदा की तस्वीर बदलने के लिए तत्पर हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आने वाले समय में मालदा की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। फ्रूट के लिए वहाँ पर रोजगार के साधन बनेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, वैल्यू एडिशन के लिए फैक्ट्रियाँ लगेंगी, और इसके साथ साथ और मालदा के आम की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आम की यील्ड हो सके, इसकी चिंता हो सकती है। और उसके साथ साथ नए किस्म के भी उसमें कैसे इजाफा किया जा सकता है, उसकी किस्म में, इसके लिए भी काम होगा। और इस काम को हम करते हुए मालदा का नाम पुनः स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, गोपाल चंद्र साहा करेंगे, और उनके द्वारा हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आपने इस गर्मी में आकर, इस धूप में आकर आपने मेरी बात सुनी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे फिर निवेदन करने आया हूँ। इच्छा तो मेरी ये थी कि मैं मालदा पहुँचता, मैं पीछे भी आया था मालदा, कृषक सम्मेलन में भी आया था मैं मालदा, मैं अभी भी मालदा आना चाहता था, लेकिन प्रोटोकॉल के कारण, ये हेल्थ के प्रोटोकॉल के कारण, कोरोना के कारण मैं अभी नहीं आ पाया हूँ। चुनाव के बाद मैं ज़रूर आऊँगा, आपके दर्शन करूँगा, और गोपाल चंद्र साहा जब विधायक बनेंगे तो उनको भी सहयोग करता हुआ अपने विकास की कहानी, बंगाल की कहानी में अपना भी योगदान दूंगा। पार्टी को आगे ले चलने में आप लोगों ने जो मदद की है उसके लिए भी धन्यवाद, और आगे आप आशीर्वाद गोपाल चंद्र साहा जी को देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल।